एमसीआर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप लोगों का सीट एलोकेशन के लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है और ज्वाइनिंग की भी एक अपडेट है। बहुत से लोगों का जो स्किल टेस्ट होने वाला है या स्किल टेस्ट है पोस्ट में, तो उसके रिगार्डिंग में एक छोटी सी अपडेट है, वो भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है, मैं 1 to 1 हर चीज़ पढ़ता जाता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज ना हो। ये जो भी एग्जामिनेशन ग्रुप बी और सी का हुआ था 7 जनवरी को 31 जनवरी के बीच में नोटिफिकेशन निकला हुआ था, फॉर्म फिलिंग करनी थी आपको, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं 26 से लेकर 28 के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला था, और जो कुछ का जो होने वाला था 17 अप्रैल और 2 मई को जो हुआ है, ठीक है। तो ये जो अब बात करें जो प्रिपरेशन हुई है मेरिट लिस्ट एंड सीट एलोकेशन की, ठीक है, तो ये क्लॉज वगैरह इन सब के अकॉर्डिंग हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग, जो मैं अभी बात करता, तो वो जो भी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेट फॉर सीट एलोकेशन के लिए, पहला जो जिनके में नो स्किल टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें जो कैंडिडेट लिए जाएंगे वो 8 गुने लिए जाएंगे द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज्ड कैटेगरी वाइज सीट एंड डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल यूआर में अगर कहीं 10 सीट है तो यहाँ पे 80 गुने कैंडिडेट 80 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो आप अगर इसमें आ रहे हैं तो आपका ये भी चीज़ नहीं है कि 100% आपका सिलेक्शन है ही है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी चटनी नेक्स्ट स्टेजेस पे क्या होगी, ये मैं उसमें बता रहा हूँ। सीट एलोकेशन मतलब आपका डीवी के लिए आपको, ठीक है, आप समझ सकते हैं, है ना, कि मतलब किन किन को सीरियल वाइज मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डीवी का सिस्टम होगा। दूसरा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल टेस्ट। अब जो अभी एक और बात कर दी हमने नॉन स्किल टेस्ट वालों की, जिसमें स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसमें स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें 16 गुने कैंडिडेट आएंगे। ऑब्वियसली बात है, स्किल टेस्ट ज़्यादातर होता है जो टाइपिंग वगैरह की जो पोस्ट होती है उसमें रहता है, डाटा एंट्री है, मेडिकल कोड रिकॉर्ड असिस्टेंट है, ठीक है, तो जूनियर रिकॉर्ड असिस्टेंट है, तो उसमें सब एंट्री वगैरह का इशू रहता है, तो टाइपिंग देखते हैं। तो ये जब हो जाएगा तो इसमें 16 गुने कैंडिडेट आएंगे, मतलब 10 पोस्ट पे तो 160 कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आप इस वाली स्टेजेस पे आ जाएंगे जो यहाँ पे कि नो स्किल टेस्ट या करो या फिर डीवी या फिर फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या जैसे कि एफर्ट द अंडरवे टू कंडक्ट द स्किल टेस्ट द कंप्लीटली evaluation process at the earliest due to the logical state and ongoing the other exam it may be some additional time or the advise the regular visit on the website। देखो ये जब प्रोसेस होगा उससे पहले आपका स्किल टेस्ट हो लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि डीवी के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फर्स्टली आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपको कॉन्क्लूड किया जाएगा, तब फिर नेक्स्ट टाइम। अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर वगैरह क्या है जो अभी आपको करना है सीट एलोकेशन करने के लिए, है ना, या फिर अभी जो नहीं प्रेफरेंस वगैरह भरने के लिए सिस्टम चला था वो चीज़ आप देख सकते हैं। बात करते हैं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर का इसमें क्या जैसे कि लिखा हुआ है सीट एलोकेशन फॉर द इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल अंडर द CRE 2024, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज चॉइस ऑफ ऑर्डर प्रेफरेंस, ठीक है, रैंकिंग बेस्ड एलोकेशन, ऑफर ऑफ सीट्स, रिपोर्टिंग टू द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी एंड डिक्लेरेशन ऑफ द वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे एक बात बहुत लोग पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट होनी ही होनी है। कारण जब हम 10 पोस्ट पे 80 कैंडिडेटों को हम ग्रैब करेंगे फॉर डीवी के लिए, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है वेटिंग लिस्ट तो होनी ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप प्रोसेस हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक। अब इसमें जो आपका जो होगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो आपका है आपको भरना है, वो रैंक वाइज एलोकेशन आपको मिलेगा, जो सीट जहाँ पे आपका होगी, जैसे कि आपकी रैंक इतनी है एक रैंक वालों को, तो कितना क्या मिलेगा, मेरे ख्याल से एक रैंक वालों को आप जहाँ पे भी भरोगे आपको मिल ही जाएगा, उनको तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है ना मैं बाकी की बात कर रहा था, ठीक है। इफ़ देखो वेटिंग लिस्ट जो ऑर्डर होगा मेरिट होगा विल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस में होगा अक्रॉस द 2 राउंड, ठीक है, तो 3 स्टेजेस में आपका सेंटर आएगा वेटिंग लिस्ट वाला। तो वेटिंग लिस्ट वाले थोड़ा सा मैं से बताऊँ, मुझे नहीं लग रहा वेटिंग लिस्ट वाले कोई कैंडिडेट्स में आ पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरली वो एक ओकेजनली हो सकता है, क्योंकि कोई अगर रिसेंटली कहीं ज्वाइनिंग हो गई हो तो बात अलग है, वरना मेरे ख्याल से तो कोई नहीं छोड़ेगा अनटिल अनलेस डॉक्यूमेंट का कोई इशू ना हो तो, ठीक है। बात करते हैं ये आपके 3 स्टेप है, ठीक है, एक्सरसाइज एंड ऑर्डर प्रेफरेंस, ऑनलाइन एलोकेशन फॉर द सीट डिक्लेरेशन ऑन द रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन ऑन द वेटिंग लिस्ट। ये राउंड 2 में चलेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था वेटिंग लिस्ट का सीन क्या होगा। तो हम लोग पहली चीज़ जो सिंपल प्रोसेस है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो हमारी बननी है, तो उसको हम देख लेते हैं। स्टेप 1 एक्सरसाइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो इसमें आपका क्या सीन प्रोसेस रहेगा तो वो भी चीज़ हम देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे आपको लॉगिन करना है, कैसे करनी है ध्यान से तो लेना प्लीज़ इस वीडियो को, यहाँ से अगर आपको लॉगिन अपनी चॉइसेस कैसे फिलिंग अप करनी है, प्रेफरेंस कैसे देना वो देख लो। डैशबोर्ड पे आपको लॉगिन करना है, फिर आपको एक्सेस करना है पोर्टेबल फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन के, फिर आपको चेक करना है अपडेट्स एंड सेट फॉर द क्वालिफिकेशन एज पर रिक्वायर्ड। अब मैं शॉर्टकट में आपको बता दूँ, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में अभी जैसे कि अभी जो रुक रहा था ना, वो इस वजह से रुक रहा था कि कुछ एम्स से या फिर ESIC वाले तो फंडा क्लियर है, एम्स का ही थोड़ा एक फंडा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली में D फार्मा और B फार्मा दोनों को अलाउ है, ठीक है, बट एम्स भोपाल में केवल D फार्मा अलाउ है, सेम पोस्ट है ना, सेम पोस्ट सेम पे ग्रेड, ठीक है। तो ये जो सीन है तो यहीं पे यही कुछ चीज़ें होती हैं, अलग अलग पोस्ट का है, 1-2 पोस्टों का और भी ये लफड़ा है, ठीक है। अभी मुझे रिसेंटली नहीं ध्यान आ रहा, मुझे ये पक्का पता है लफड़ा, क्योंकि मैंने उनका रिव्यू किया था पोस्ट का रिजल्ट का, तो मैंने वहाँ देखा था।
एक्सरसाइज ऑर्डर, फिर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ द चॉइस। तो जो आपके मतलब फिर आपको अपनी प्रेफरेंस करनी है, जैसे कि आपको पहले एम्स भोपाल है, आपने मतलब आपकी इच्छा है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भोपाल वाला बंदा होगा, ठीक है, उस पहले ही चाहेगा कि मेरे को एम्स भोपाल मिले, या दिल्ली वाला बंदा होगा वो दिल्ली चाहेगा, जोधपुर वाला होगा जोधपुर पहले चाहेगा। तो दैट इज़ डिपेंड अपॉन यू, तो आप ऑर्डर प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपकी रैंक हाई है तब भी आप ऐसी जगह से भरें जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। और मोस्टली फिर आप ऑल इन ऑल आप पे डिपेंड करता है कि, क्योंकि ये भी है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के हैं तो आप चाहेंगे दिल्ली में हो, ऑब्वियसली बात है, तो इट्स नॉट योर माई चॉइसेस। मैं अगर होता आपकी जगह, अगर मुझे चॉइस ऑफ फिलिंग करनी पड़ती और मेरी रैंक 1 से लेकर 50 के बीच में है, तो मैं वहाँ पर पहले भरता जहाँ पे पोस्ट कम है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबका ध्यान वहीं जाना चाहेगा जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है। और वैसे एक चीज़ ये भी है कि पोस्टों का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब जगह लगभग आसपास ही हैं, 3-4-2 3-4-2 3-4-2 ऐसा ही सीन है, 1-2 जगह ही थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने नियरेस्ट देखना, ठीक है, क्योंकि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी हर जगह सेम ही मिलेगी, दिल्ली में जाए, जोधपुर जाए या भोपाल जाए, ठीक है। तो अपने नियरेस्ट होगा, एक्सपेंस कम होंगे, दैट इज़ टू बी टू गुड फॉर यू, सेविंग मनी। नेक्स्ट बात करते हैं सेव एंड लॉक द ऑर्डर एंड प्रेफरेंस। आपको अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस भर देना है कि मुझे एम्स भोपाल चाहिए, फिर जोधपुर चाहिए, फिर दिल्ली चाहिए, मेरा ये प्रेफरेंस है, ऐसे ऐसे करके इनमें से कोई मिल जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी है, दैट्स इट। फिर आपको सबमिट कर देना। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे पहले ऑर्डर प्रेफरेंस पहले भरी आ रही थी, अब बाद में भरी आ रही है, बस यही चीज़ जानता है। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द लॉक एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बस सिंपल प्रोसेस है, बड़े आराम से हो जाएगा। बस माइंड मेकअप कर लेना, और हाँ, माइंड मेकअप करके पहले ही सीरियल बना लेना, क्योंकि उस वक्त जब आप एंटर कर लोगे ना तो बहुत से लोग सब लोग इकट्ठा करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। ये भी हो सकता है कि विंडो लॉग आउट हो जाए बार बार, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद आपका काम हो गया। अब जो नेक्स्ट 2 स्टेजेस हैं, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, डिक्लेरेशन द रिजल्ट एंड सीट एलोकेशन। ये अब इस पर अब इसका क्या सिस्टम रहेगा वो भी चीज़ हम जान लेते हैं। सीट एलोकेशन प्रोविजनली इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट एज पर द चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सीट एलोकेशन जो आपको मिलेगी वो प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब कहने का सेंस है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, परमानेंट यहाँ पे कि प्रोविजनल कहने का मतलब ये है कि आपका जब तक डीवी नहीं हो जाता, क्योंकि अभी आपको सीट तो मिल गई, फॉर एग्जांपल आपकी एलिजिबिलिटी नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया डी और बी वाला चक्कर जो बताया है ना। अगर जैसे कि पिछली साल जब निकली थी तो मैंने एम्स भोपाल में मेल करके कर दिया था तो उन्होंने अपडेट कर दी थी, पर इस बार एक तो एम्स भोपाल की तो मेल आईडी नहीं है, चलो इन सब पचड़ों को साइड में करते हैं, शॉर्टकट में समझ सकते हैं। तो अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे डी में आ गया और आपके पास बी है और आप डीवी के वक्त गए, है ना, तो इस आधार पे अगर उन्होंने निकाल दिया, वैसे निकालना तो नहीं चाहिए पर मान लेते हैं एक बार को निकाल दिया आपको, ठीक है, तो इस वजह से आप प्रोफेशनल है। तो जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता, जो ज्वाइनिंग है, तब तक आप फाइनल नहीं है। और रही बात प्रोफेशन पीरियड की, तो ये प्रोफेशन पीरियड और प्रोविजनल थोड़ा अलग अलग चीज़ होता है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है कि इस बात पर थोड़ा झड़प कर जाते हैं और अननेसेसरी फाइट चलती रहती है। रिजल्ट, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ऑनलाइन सीट एलोकेशन का आएगा, ठीक है, नोटिस आपको मिलेगा, बाकायदा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अपलोड द रिक्वेस्टेड एड एंड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन फोटो कॉपीज, ठीक है, पोर्टल पे, ठीक है, आपको अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका अगर ओबीसी लिया तो ओबीसी, SC ST EWS जो भी आपने कैटेगरी लिया वो, ठीक है। और अन्य सर्टिफिकेट तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और PWD वगैरह अगर आपने प्रेफरेंस लिया है तो फिर उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें हैं ना, स्कैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। होपफुली शायद फॉर्म भरते वक्त भी तो आप लोगों ने अपलोड किए होंगे ना, ठीक है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, अगर अपलोड किया था तो वही सारे अपलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड एंड द प्रिंट द प्रोविजनल एलोकेशन लेटर फॉर द डैशबोर्ड, ठीक है, मतलब प्रोविजनल लेटर, जैसे कि आपको यहाँ पे एम्स भोपाल में आपको सीट मिली है तो प्रोविजनल एलोकेशन लेटर आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, report the physically in the person to the allotted institute for the original certificates document and schedule of the document for the verification। देखो ये मैं कहने आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ के इसलिए बताया। फिर आपको जब आपको सारे डॉक्यूमेंट, आपको जब ये सीट एलोकेशन मिल जाए तो आपको एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट पे आपको वहाँ जाना है, ठीक है, ज्वाइनिंग डीवी के लिए, ज्वाइनिंग नहीं डीवी के लिए। तो आपको वहाँ सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, जो आपने अपलोड किए हैं वो सारे इन ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी कोई भी नहीं चलेगा, इन आधार कार्ड और कोई भी आईडी भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। एनओसी वाले भी ध्यान रखना, आप जो अपलोड करें वो भी फोटोकॉपी आपकी अपलोड, मतलब वो स्कैन कॉपी तो होगी, ठीक है। आपको जो लेके जानी है वो ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इसका एक सेट बना के भी मतलब जो एनओसी है ना उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेस्पेक्टिव, आपको ज़रूरत पड़े तो, इसलिए कह रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात, आपने यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी गई है कि कितने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो फोटो स्टेट के सेट्स होते हैं ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, वो आपको लेके जाने हैं। तो यहाँ पे नहीं दी गई है, तो लेकिन जब आप प्रोविजनल लेटर ये डाउनलोड करेंगे सीट एलोकेशन वाला, तो तब आपको शायद वहाँ पे मिल जाए। नहीं मिले तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा 2 से 3 सेट आप फिर भी करा के रख लीजिएगा, क्योंकि इतना मिनिमम होता है।
एक, क्योंकि एक जगह एक जो इंस्टीट्यूशन होता है वो रखता है, जो मुझे बेस्ट ऑफ नॉलेज के आधार बता रहा हूँ डीवी के अकॉर्डिंग, एक जो होता है वो इंस्टीट्यूशन रखता है, एक होता है जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाता है, वो वहाँ से फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब तीसरा सेट मैं आपको इसलिए रखने के लिए कह रहा हूँ कि इन द केस अगर मांगा जाए तो, या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिस प्रिंट या मिस फोटो स्टेट में कोई भी मिसलीडिंग या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही हो तो, ठीक है, तो दैट इज टू बी फॉर रिजर्व लाइक वेटिंग लिस्ट। अब नेक्स्ट जो आपका है कि वेटिंग लिस्ट क्या क्या होगा, तो वेटिंग लिस्ट कब हमारी पब्लिश होगी ये भी चीज़ बता रही है। द पब्लिकेशन ऑफ द वेटिंग लिस्ट विद इन द 30 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, एलोकेशन ऑफ द रिमेनिंग कैंडिडेट फॉर द ईच ग्रुप एंड फिल द चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। एक ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 30 दिन का जो उन्होंने कहा गया कि मतलब जैसे आपको सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ बंदे ये चीज़ एलोकेट हो चुके हैं, फिर उसके बाद निकलेगा, मतलब आफ्टर डीवी के बाद निकलेगा। तो अगर मान लेते हैं अगर आज कितनी तारीख, आज जितनी भी तारीख हो रही है, जैसे आज 7 तारीख है, 7 मई है, तो अगर नेक्स्ट 14 डेज में, नेक्स्ट 7 से 10 दिन का ये टाइम देते हैं, 1 वीक का टाइम देते हैं, ठीक है, तो 1 वीक के अब देखते हैं। वैसे तो जो है अभी तो ये मान के चलो आपका जून तक, जून की फर्स्ट वीक तक आपकी सेकंड लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि डीवी होने में थोड़ा 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, तो हम 15 दिन ये मान लेते हैं, ठीक है, और अभी 7 दिन हो ही चुके हैं इस महीने में, तो 8 दिन और बचे हुए, तो कुछ इस हिसाब से सीन है, तो यही हमें चीज़ सोच के चलना है। तो 1 जून के आसपास आपकी दूसरी लिस्ट जरूर आ जाएगी, ठीक है, मतलब वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं, तो वो चीज़ का है ना, वेटिंग लिस्ट इंडिया पब्लिकेशन ऑफ विद इन, ठीक है, 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुरंत ही आ जाएगी, पर 30 दिन के अंतर्गत वो इसलिए कह रहे हैं ताकि थोड़ा रिलैक्सेबल रहें आप, ठीक है। तो मतलब 1 जुलाई तक होपफुली सबकी ज्वाइनिंग हो ही जानी है। अगर एक चीज़ देखते हैं, शेयरिंग ऑफ द डिटेल ऑफ द वेटिंग लिस्ट द कैंडिडेट विद रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट द वेरिफिकेशन एंड द ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑफ द एलोकेटेड कैंडिडेट एज पर द रिक्वेस्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, द राइट टू यूज़ द वेटिंग लिस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द वैकेंट सीट इज रिजर्व, ठीक है, एंड वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड टिल द 13 सितंबर, ठीक है, ओनली और एज डिसाइडेड बाई द रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वाह वाह वाह, मतलब ये मान के चलो 30 सितंबर तक तो हर बंदा ज्वाइन हो ही जाना है, जुलाई अगस्त सितंबर। वो चीज़ ये है कि देखो डॉक्यूमेंट होता है, प्रोसेस होती है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा टाइम लगता है, ये तो दैट इज टू बी ओके, है ना। तो आप ये मान के चलें मेरे ख्याल से तो 1 जुलाई तक लगभग हो जाएंगे सभी, क्योंकि जिनको मिलेगी वो फटाफट से कर लेंगे ज्वाइनिंग, ठीक है। अब उतना ही देर लगेगी जितनी देर में सीट एलोकेशन का भरा जाएगा, फिर उसके बाद कितने दिन में ज्वाइनिंग की जो एलोकेशन का अप्रूवल लेटर मिलेगा कि उसमें कितने दिन में आपको ज्वाइनिंग करनी है, कहाँ पे जाना है डीवी के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। बस बात करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको इसलिए समझाया ताकि आपको हर स्टेज पता होनी चाहिए, और 30 सितंबर तक अगर आप इसमें अच्छी रैंक पे हो तो पक्का ज्वाइनिंग हो ही जाएगी आपकी। मतलब भाई मिठाई तो नहीं कह सकते, पर कमेंट बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लगेगा अच्छे वर्ड्स बोल देना, ठीक है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी एज ए नोट क्या लिखा, वो भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी शैल बी डिटरमाइंड स्ट्रिक्टली एज पर द, देखो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन के टाइम आपको बताया था, एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो 31 जनवरी 2025 की लास्ट होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट वगैरह भी। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का सर्टिफिकेट था, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला होगा, वही चल जाएगा, है ना। दूसरी बात यही EWS एंड OBC वालों के लिए, SC ST के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, जो भी है वो 31 जनवरी से पहले के होने चाहिए, 31 जनवरी तक के चलेंगे, और उसके 1 फरवरी का नहीं चलेगा, है ना। तो क्वालिफिकेशन अपडेशन एंड जो भी चीज़ होगा तो आप साइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा अपडेट नहीं हुआ है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, जैसे जो मैंने आपको बताया था D और B वाला चक्कर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ अपडेट है। राउंड 1 में जो प्रोसेस होगी एक्सरसाइज है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको कैसे एक्सेस करना है, फिर आपको एक्सरसाइज चॉइस ऑफ फिलिंग करनी है, ठीक है। फिर चेक द अपडेट्स ऑफ द आप करना है कि आप जब वहाँ चॉइस ऑफ फिलिंग करना चाहोगे, एक्सरसाइज में जो क्वालिफिकेशन के लिए अपडेटेशन होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होने वाला, है ना, प्रोविजनली विदाउट एनी प्रायर वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी आपका डीवी नहीं हुआ इसलिए। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है शॉर्टकट में, है ना, यही सब इसमें सब डिटेल में दी गई है, आप वो चाहो तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। चलता हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, रैंक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, जो आपको कैरी करके लेके जाने हैं, ठीक है, कहाँ पे, सीट एलोकेशन के बाद जब डॉक्यूमेंट के डीवी के वक्त। अब मैं यहाँ से आपको एक अलग वीडियो भी बना दूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीवी के वक्त लेके जाने हैं, पर इस वीडियो को यहीं पे मैं कंक्लूड भी कर देता हूँ, ठीक है, कि करते चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। रैंक सिक्योर्ड जो भी आपने CRE में करी हो वो वाला रिजल्ट, ठीक है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म, होपफुली आपको वहाँ लॉगिन करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट एडमिट कार्ड फॉर हैविंग द कैंडिडेट सिग्नेचर। चौथा लेटर एलोकेशन फॉर डाउनलोडिंग फॉर डैशबोर्ड। पाँचवा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th की मार्कशीट। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC एंड EWS जो भी है, मैंने आपको बता दी ना, 24-25 वाला चलेगा, ये भी ध्यान रखना है, EWS एंड OBC वाले। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने लिया है, मतलब रिलैक्स लिया, तो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट PWD वगैरह की शोइंग द एक्सटेंट फॉर डिसेबिलिटी इशू, ठीक है, तो वैसा सर्टिफिकेट हो तो वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट अगर आप कहीं PSU एंड PSB में या फिर सेंट्रल स्टेट में कहीं काम करते हो, ठीक है, तो आपको NOC वगैरह अपलोड करनी है, वो भी लेके जानी है। 10th
प्रूफ ऑफ द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब डी और डी है ना, आपके जो रजिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, सीधी ज़्यादा फार्मेसी में रिक्वायर्ड होता ही है ना, उसके बिना तो वैलिड नहीं हुआ फार्मासिस्ट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेर एवर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया तो और डिज़ायरेबल में हो तो भी अगर आपके पास हो तो ले जाना, ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं था, टेंशन नहीं जरूरत नहीं। द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आईडी एंड प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, आधार कार्ड पैन कार्ड, देखो भाई अब तो खाते का काम है, ठीक है, पैन कार्ड जरूर लेके जाना, आधार कार्ड पैन कार्ड दो मस्ट है, वोटर आईडी या डीएल अगर आपके पास हो तो एक्सटेंड में ले जा सकते हो, दैट इज़ टू बी अ गुड, ठीक है। इन केस ऑफ कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम या एड्रेस में अगर कुछ भी डिफरेंस लगता है तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो एज टू एज कम्प्लीटली एग्जिट हो। कोई आईडी में कोई अगर मिस्टेक हो तो आप अभी अपडेट कराने के लिए दे दो, ठीक है, तो फिर वो लेटर वहाँ पे लग जाएगा अनटिल अनलेस अगर वो, नहीं तो दूसरी आईडी लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड बेसिक है, ध्यान रखना। एनी अदर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द रेस्पेक्टिव एम्स एंड हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो यही है एनी अदर सर्टिफिकेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ का हो तो वो चीज़ अच्छा ही आएगा, ऐसा मेधा वगैरह पे लगे हुए हैं तो परमानेंट में तो आपका एक्सपीरियंस वहीं काउंट हो जाएगा, है ना। आप डिक्लेरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट जो है बता दी 30 दिन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो मैं आप वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, मैं बस यही देख रहा हूँ कि कोई आपको जैसे कि नोट द ऑल राइट रिजर्व द सीट एलोकेशन प्रोसेस द डिसीजन फॉर द डायरेक्टर फॉर एम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका डीवी एम्स दिल्ली में होगा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। और हाँ की चीज़ लिखा हुआ है CRE, ठीक है, एलिजिबल फॉर 8 टाइम्स कैटेगरी पर लिया जाएगा। द सीट एलोकेशन के लिए 3 प्रोसेस है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के लिए आपको ये फॉलो करना है, कैन आई चेंज, हु कैन आई सीट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ना। हेल्प एंड क्वेरी के लिए आपको एम्स दिल्ली में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। वैसे आपको मुझे नहीं लग रहा मेरी इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत होगी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना